रही हैं और किस तरीके से इसे लिखा गया है। बहुत सारी चीजें तो जानी ही नहीं गई, बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं चला कि क्या क्या इश्यूज आए या कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर देखा गया है। राइट, सभी कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। शिवानी, राजा, नेहा और हमारे पास थे रिशु। राइट, और स्टूडेंट मुस्कान है, अभिषेक है। सभी के कमेंट्स मेरे पास तक पहुंच रहे हैं। हमारी क्लास बीच में छूट गई थी एक, वो तो मुझे कल विशाल ने याद दिला दी है ना। चलिए, तो इसमें हमारे पास में दो तरीके के साहित्य लेखन को जाना जाता है। ठीक है, दो तरीके के साहित्य लेखन को जाना जाता है। राइट, ओके। अब यहां पर बड़ा नाम जिनका आता है, बड़े नाम के तौर पर हम जानते हैं यहाँ पर शुक्ल जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का योगदान बड़े रूप में रहा। और अगर हम यहाँ पर बात करने लगे आपसे कि अगर हम प्रमाणिकता की बात करें, ऑथेंटिसिटी की बात करें, तो जब इन कालों को, जब इन समय को बांटा गया है, तो उस समय पर ऑथेंटिसिटी या प्रमाणिकता, क्योंकि सबके अलग अलग मतभेद हैं। राइट, तो यहाँ पर इनको काफी तो ऑथेंटिक तरीके से माना गया। तीन लोग हैं, तीन की बात करेंगे, हैं तो बहुत सारे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यहाँ पर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। तो इसको लिखें आप यहाँ पर मेरे साथ साथ कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को रामचंद्र शुक्ल, मतलब यहां पर एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है, कुछ चीजें तो मिली भी नहीं ना यहाँ पर, है ना। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल या शुक्ल साहित्य, शुक्ल साहित्य इतिहास से पूर्व, एक तो इन्होंने किया, इससे पहले इस इतिहास से पहले दो भागों में बांटा गया। लिखे, से पहले इस लेखन परंपरा के, इस लेखन परंपरा के दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं यहां पर देख लेंगे। एक है औपचारिक साहित्योतिहास, औपचारिक साहित्योतिहास लेखन परंपरा। दूसरा है आपका अनौपचारिक साहित्योतिहास लेखन परंपरा। लिख लिया, लिखे इसमें। लिखे, लिख लीजिए। नंबर एक, अनौपचारिक अनौपचारिक साहित्योतिहास अनौपचारिक साहित्योतिहास परंपरा। इसमें लिखे 19वीं शताब्दी के आसपास, लिखे इसमें कि 19वीं शताब्दी के आसपास तथा
19वीं शताब्दी के आसपास तथा भक्ति काल के परिवेश में इस तरीके के साहित्य लेखन की परंपरा का लिखे परंपरा का प्रचार देखा गया, जिसमें इतिहास का अभाव है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लैकिंग है यहाँ पर, इतिहास का इसमें अभाव देखा गया है। केवल कुछ कवियों के नाम, केवल कुछ कवियों के नाम तथा परिचय दिए गए हैं। इस साहित्य इतिहास लेखन की
माफी चाहूंगी, मैंने देखा नहीं था आपका कमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें औपचारिक नहीं सर, सिंगल है, औपचारिक इसमें अनौपचारिक साहित्य इतिहास परंपरा में 19वीं शताब्दी के आसपास में डाले लेते हैं। लिख लो, ये वाला लिख लो पहले पूरा, ठीक है। लिखो फटाफट से, यहां पर लिखो। माफी चाहूंगी, साउंड का दिक्कत हो गया था, सेल डाउन हो गया था। देखेंगे कि भक्ति काल के परिवेश में या 19वीं शताब्दी में होता क्या है कि कुछ जब कोई चीजें बनती है तो उनको लिखा भी जाएगा। अब जैसे हम आदिकाल की बहुत सारी चीजों को देखते कि गायब है, मिली ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर जब 19वीं शताब्दी है, या आप कहें कि जब भक्ति काल वाला इरा है, वहां पर साहित्य लेखन का प्रयास शुरू हुआ, भले वो अनौपचारिक तौर पर था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, अनौपचारिक इस पे था। यहाँ पर आप लिखेंगे कि भक्ति काल के परिवेश में इस तरीके की साहित्य लेखन की परंपरा का प्रचार देखा गया। इसमें डेट वगैरह नहीं है, इसमें सन वगैरह नहीं है, तो बहुत ही मतलब साहित्य के लिए तो भाई सन और डेट, तभी तो हम जानेंगे ना कि उस समय का परिवेश कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, तभी जानेंगे। अब अगर आप डेट ही नहीं दे रहे हो तो ये तो साहित्य के इतिहास की लेखन की पहली शर्त आपने खराब कर दी। तो इसलिए इसको अनौपचारिक कहा गया, इनफॉर्मल कहा गया, ठीक है। फॉर्मल होता तो कम से कम तिथियों आदि का उल्लेख किया जाता, कौन था क्या था। इसमें क्या है, इसमें कुछ कवियों के नाम है और कुछ उनकी रचनाओं के नाम है, कुछ परिचय है। ये यहाँ पर प्रमुख ग्रंथों में भक्तमाल है। भक्तमाल का लिख ले, नाभादास का एक ग्रंथ है ये। भक्तमाल किसका है, भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखा गया। नीचे तीर मार के लिख लेंगे, किसके द्वारा, भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास हजारा लिखे इसमें, कालिदास हजारा, कालिदास कवि का है। कालिदास को तो आप सभी जानते होंगे, विज्ञान शाकुंतलम टाइप, ठीक है। कालिदास के द्वारा कालिदास हजारा लिखा गया, लिख लिया ये चीज आपने। नेक्स्ट है आपका कविमाला। कविमाला यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया है, कविमाला जो है यहाँ पर व्रत संग्रह का, ठीक है। ये किसने लिखा था, ये हमारे जो ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, कविमाला, कविमाला, कविमाला आई थिंक तुलसीदास का है। ये वाले तुलसीदास नहीं, एक तुलसीदास हुआ करते थे पहले, किसके पुत्र थे, पिताजी का नाम याद नहीं है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया कविमाला, ठीक है। आदि मुख्य तौर पर मिलते हैं, यानी कि ये ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का जो हम संग्रह देखते हैं, इस संग्रह को हम अनौपचारिक साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का उदाहरण मानते हैं। अब आगे चलेंगे। अब ये तो था अनौपचारिक, दूसरा आ जाता है आपका औपचारिक। अब औपचारिक के अंतर्गत कौन सी चीजें आएंगी, इसमें आएंगी जहां पर सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में दिया गया है। औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, यहां पर लिखे सबसे पहला गारसा द तासी। गारसा द तासी ने सबसे पहले इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्रेम किया। औपचारिक साहित्य इतिहास में हमारे पास में साहित्य इतिहास लेखन का तिथि कालखंड कवि तथा रचनाओं का संपूर्ण ब्यौरा है। ये पहला प्रयास किया है गारसा द तासी ने, लिख ले किसने किया है। तो जो पहला प्रयास है वो किनके द्वारा, गारसा द तासी, ये नाम है, गारसा द तासी नाम है, ठीक है। औपचारिक विशाल पटेल, यदुराय के पुत्र, हाँ, यदुराय के पुत्र थे
तुलसीदास। ठीक है, थैंक यू विशाल। तो गारसा दा तासी ने इसका, जहां पर इतिहास लेखन के तिथि है, कालखंड है, कवि है, रचनाएं हैं, उनके परिचय हैं, ये सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको फॉर्मल तरीके से ग्रंथबद्ध किया गया है, जिसको फॉर्मल तरीके से यहाँ पर लिखवाया गया है, अच्छी तरीके से लिखे। लिख लिया? ये फ्रेंच के हैं। कहाँ के हैं? फ्रेंच, फ्रांस के हैं। इनकी एक रचना आई, ठीक है, गारसा दा तासी। लिखे इसमें औपचारिक साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत, औपचारिक साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गारसा दा तासी की पुस्तक, गारसा दा तासी की पुस्तक, लिख लिया? कल का पीडीएफ लग जाएगा, नहीं लगा होगा तो देख लूंगी मैं। ठीक, ओके, लिख लिया? गारसा दा तासी, इनकी एक बुक है, लिख लिया? यहां तक का लिख लो। बुक का नाम थोड़ा बड़ा सा है, इसलिए अगले पेज पे लिखूंगी। लिख लिया? इस्तेवार, क्या लिखा है मैंने? गारसा दा तासी की पुस्तक डबल कोट्स कर लेंगे, इस्तेवार, इस्तेवार द ला, ये फ्रेंच में लिख रही हूं मैं तो ऐसा ही है, लिटरेचर, इसको कहा जाता है लिटरेचर, है ना? ल लिटरेच्योर एंदोई, एंदोई हिंदुस्तानी, इस्तेवार दला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, इस्तेवार दला लिटरेचर, इसमें पुस्तक के माध्यम से मिलता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने हिंदी, जिसके माध्यम से उन्होंने लिखे कवियों, कालों, रचनाओं का एक व्यवस्थित वर्णन किया। ये एक किताब है गारसी की, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रयास को करा इस किताब में, इस्तेवार दला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, पुस्तक का नाम याद नहीं करना, छोड़ दो,
कौन से लेखक हैं इनका नाम पहली बार? मुस्कान भारती, ये हमारे नहीं, फ्रेंच के, ठीक है, पहली बार सुने, हमें नहीं पढ़ने, फ्रेंच के हैं, ठीक है। लिखिए आगे। लिखिए आगे कि तासी ने इस पुस्तक में, तासी ने इस पुस्तक में हिंदी एवं उर्दू, अब हिंदी और उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी है, ठीक है, तो हिंदुस्तानी कवियों के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया बताया और काफी प्रशंसा करी उनकी, और ये कहा कि जो हिंदुस्तानी काव्य है वो किसी भी तुलना में किसी भी अन्य साहित्य से हीन नहीं है, ना ही कम है। तासी ने इस पुस्तक में हिंदी एवं उर्दू कवियों की रचनाओं परिचय कालखंड आदि का सुव्यवस्थित एवं सुगठित प्रबंध किया है तथा हिंदुस्तानी काव्य की प्रशंसा करते हुए, तथा हिंदुस्तानी, अब हिंदुस्तानी में समझ आना चाहिए कौन सी बात है। हिंदुस्तानी काव्य में दोनों काव्य आ जाएंगे आपके, हिंदी काव्य भी, हिंदी एवं उर्दू काव्य, तथा हिंदुस्तानी काव्य की प्रशंसा करते हुए इसे अन्य किसी साहित्य से कम या हीन नहीं कहा। साहित्य के स्तर पर इन रचनाओं को लिखें। साहित्य के स्तर पर, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया भैया। हम्म, नोटेड, ओके। साहित्य के स्तर पर इन रचनाओं में से
कई रचनाओं को मौलिक, यानी कि ये किसी की कॉपी नहीं है, मौलिक तथा नवीन बताया, नवीन बताया तथा कई रचनाकारों को, कई रचनाकारों को दादू नानक, दादू नानक आदि के काव्य की भीनी भीनी प्रशंसा की, यानी कि काफी ज्यादा इनकी प्रशंसा करी। ठीक है, काफी ज्यादा प्रशंसा करी, भीनी भीनी बहुत ज्यादा प्रशंसा भी करी। लिख लिया? लिख लिया आगे? आगे लिखेंगे आगे। लिखे इसमें, तासी के इतिहास लेखन की सीमाएं, लिमिटेशन क्या थी? बढ़िया बढ़िया बात भी लिखी और खराब खराब भी। अब यहां पर लिखें सबसे पहले कि तासी फ्रेंच विद्वान था। पहली बात, फ्रेंच विद्वान होने के नाते कई भारतीय विवरण जैसे कवियों के डेट्स, वो सब गलत बता गया। तासी विवरण जैसे कवियों के नाम, उनकी रचनाएं आदि का गलत, ये काट दें इसमें से, फ्रेंच विद्वान होने के नाते ये काट दें। तासी ने, क्योंकि ये ऐसे लगेगा ना कि फ्रेंच विद्वान था तो इसलिए गलत बता गया, है ना, ये गलत लगेगा थोड़ा, मतलब गलत जा रही है लाइन। तासी ने कई भारतीय विवरण जैसे कवियों के नाम, उनकी रचनाएं आदि का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया। पता ही कुछ नहीं था, है ना। कई का मतलब काफी ज्यादा अच्छे भी काम किए, पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर गलत भी इसने प्रयोग कर ली। पहली बात। दूसरी बात कि भाई ये था फ्रेंच, और फ्रेंच था तो जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे उस समय, हम बात कर रहे हैं कब की, हमने यहाँ पर क्या लिखा कि भाई ये कब आया है भाई साहब, ये भाई साहब आए हैं यहाँ पर 1839 में। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1839 कौन सा साल है, कौन से समय है? 1839 जो समय है उसमें अंग्रेज लगे थे मुस्लिमों की प्रशंसा वगैरह करने में। ठीक है, तो ये जो हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं, ये जो उर्दू की प्रशंसा कर रहे हैं, अरबी और फारसी को बेहतर बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो सेटअप है मुस्लिमों की प्रशंसा करने का। ठीक है, लिखें। तासी 19वीं शताब्दी में जब इस इतिहास लेखन को कर रहे हैं, की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, तो उनका
उनकी मानसिकता मुस्लिमों की प्रशंसा। चीजें समझ आई? 19वीं सेंचुरी हुई ना, 1839, मुस्लिमों की प्रशंसा की बनी हुई है। अतः अतः वे उर्दू भाषा की रचनाओं की प्रशंसा, अरबी फारसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो कि निष्पक्षता नहीं दिखा रहा है। भाई जो साहित्य बेहतर है तुम उसकी बात करोगे, ना कि तुम एक नकाब ओढ़े हुए हो उसकी बात करो। मान लिया मैं किसी रचनाकार से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूं, उसने जो रचना लिखी भले सड़ी हुई लिखी हो, ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए, बट मैं कह रही हूं वाह 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 गजब, बिल्कुल कतई। वाई? बिकॉज माई मेंटल ब्लॉक इज नॉट ओपन अबाउट द पर्टिकुलर नॉवेलिस्ट, पर्टिकुलर पोएट। मेरे दिमाग में तो बढ़िया, अब मैंने किसी के मन में किसी के प्रति धारणा बना रखी है कि फलाने स्टेट के लोग बढ़िया नहीं होते। अब मेरे सामने कोई आ जाए मैं कहूंगी बढ़िया ही नहीं है ये तो, बिल्कुल भी तो निष्पक्ष नहीं हूं। केस टू केस चीजें अलग होती हैं। तो जो कि निष्पक्षता का पक्ष ढीला कर रही है। ये चीज समझ में आई आपके, क्या मैं कहना चाहती हूँ? ठीक है, ओके, चलें आगे। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, शिव सिंह सेंगर। दूसरे एक व्यक्ति आते हैं, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने भी लगभग 1000 कवियों की वो लिख डाली, परिचय, जीवन परिचय। ठीक है, 1883 में लिखे इसमें शिव सिंह सेंगर ने अपनी एक रचना 1883 में, शिव सिंह सरोज नाम है, शिव सिंह सरोज की रचना की, जिसमें 1000, समझ रहे हो, 1000 कवियों को लिख डाला। जिसमें 1000 कवियों की रचनाएं तथा जीवनी प्रकाशित की गई। इसका शिव सिंह सरोज का जो इतिहास बोध है वो बहुत कमजोर है, इसलिए इसके आधार पर भी चीजें नहीं मानी गई। इस रचना का इतिहास बोध बहुत कमजोर है, अतः
इसको भी प्रामाणिकता के स्तर पर खारिज किया गया। एक और आते हैं जॉर्ज गियर्सन, इसे लिख लिया। एक और आते हैं जॉर्ज गियर्सन। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, एक बार बताएं। चीजें समझ में आ रही हैं? यहां तक की चीजें समझ में आई हो तो हम आगे चले भाई। लिख लिया ना? रीशु समझ नहीं आया चीजें? मैम जी क्लास एंड में एक रिकैप कर देना। हाँ ठीक है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है ऋषु को, और चुप बैठे हैं। काहे समझ नहीं आ रहा है भाई? अरे ये साहित्य जो अब हम पढ़ेंगे है, साहित्य बोध क्या होता है विशाल? इतिहास बोध क्या होता है? इतिहास बोध होता है इतिहास का ज्ञान। इतिहास यानी कि जहां पर इतिहास क्या है, मैं आपसे पूछूं वर्साई की संधि कब हुई थी, इसी को इतिहास बोध कहे। मैं पूछूं पुनर्जागरण कब हुआ था, मैं पूछूं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था, यही इतिहास बोध है। अच्छा अरे तो बताइए ना, चुप होने किसने बोला है? क्लास कब से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1:32 से। और सिर के ऊपर से, जिन जिन बच्चों के सिर के ऊपर से जा रहा है उनको थोड़ा सा बता देती हूँ, रुकिए। छूट गया है, जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ थोड़ी वार्ता करी जाए। हिंदी में हमें क्या कर रहे हो ऋषु? सही बात है, ये क्वेश्चन अपने यहाँ से पूछो कि क्या कर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। हाँ चलो, यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ आपको थोड़ा सा चीज। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, असल में हमारी थोड़ी सी यहाँ पर ये हो गई कि हम आदिकाल पहले पढ़ने लगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये शब्द सुनते हो, समझते हो, ये सब समझते हो ना शब्द कि क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काल रहे हैं कुछ हिंदी साहित्य में। जो हम ये हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए, इसके पीछे कुछ इतिहास रहा है। अगर हम बात करें कि इसे 4 भागों में बांटा गया है ना, अब वो अलग अलग पढ़ेंगे किसके अनुसार क्या। जैसे एक को वीर गाथा काल कहा गया या फिर आदिकाल का, आदिकाल, ठीक है। जैसे एक को भक्ति काल कहा गया, जैसे एक को रीतिकाल कहा गया, और जैसे एक को आधुनिक काल कहा गया, ठीक है। अब ये किस किस के अनुसार कहा गया, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका इसका राइटिंग हुआ है कहीं पर, है ना, मतलब इसका लेखन हुआ है, ठीक है। और इस लेखन के लिए कुछ भारतीय लोगों ने, भारतीय प्रयास बाद में हुए, पहले इसमें गंभीर प्रयास किसने कर दिए? कुछ फ्रेंच के लोगों ने। जैसे यहाँ पर तासी एक फ्रेंच विद्वान है, उसने कहा कि
ये जो साहित्य है, लिटरेचर है, ये जो साहित्य तो समझते हो ना क्या है, कविताएं, ठीक है, कहानी जो भी है वो आधुनिक गद्य की विधा मानी जाती है। अगर हम सबसे पहली बात करें तो काव्य हुआ करता था। तो इन्होंने कहा दादू ने जो लिखा या कबीर ने जो लिखा या भक्ति काल में जो लिखा गया, ये जो ये रचनाएं हमें मिली, मान लिया सारा ऐसा उलट पुलट पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है ऐसे, अब आपको वो सजाना है, आपको वो लगाना है, तो सब अपना अपना दिमाग लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे विदेशी प्रयास हो गए इससे पहले। जब हम भारतीय प्रयास पढ़ेंगे तो वो तो हमें समझ में आ ही जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर जैसे हमने सेंगर जी को देखा तो वो तो भारतीय थे, पर हमने तासी जी को देखा वो यहाँ पर विदेशी थे। हम ग्रियर्सन को देखेंगे तो इस तरीके के जो विदेशी प्रयास हुए, हम विदेशी प्रयासों को पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या राइटिंग करी, मतलब इस राइटिंग को कैसे लिखा तो हुआ है, उन्होंने नहीं लिखा, बट उन्होंने किस तरीके से इसे व्यवस्थित करा, क्या इसकी विशेषताएं बताई, हिंदी साहित्य की क्या है विशेषताएं, और जिन्होंने ये बताई उनकी क्या लिमिटेशन रही, क्यों हमें पसंद नहीं आया या हमने उस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं करा, हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्यों मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ, 15वीं में ये हुआ, हम क्यों मानते हैं, क्योंकि वो मोर ऑथेंटिक है। जब ये सारी चीजें मिल रही थी तो बहुत सारे विद्वानों ने बैठ करके बहस करी, नागरिक प्रचारणी सभाएं बनाई गई, जिनमें बैठ करके सबके रिव्यू लिए गए कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। किसी ने कुछ कहा कि भाई तुम तो कह रहे हो कि उपन्यास जो है ये हुआ है 1945 के बाद, देन व्हाट अबाउट प्रेमचंद, वो तो लिख गए पहले इसको, तो तुम उनको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। किसी ने कहा कि जो भक्ति काल है, किसी ने कहा कि वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ है, किसी ने कहा फिर ये क्या कर रहे थे इधर सूरदास लोग बैठ के, तुलसी क्या कर रहा था, कबीरदास क्या कर रहे थे, रहीम क्या कह रहे हैं, ये सब कौन थे, निर्गुण क्या था, सगुण क्या था, किसी ने भाई हमें नहीं पता। किसी ने कहा गिरियसन ये कह रहे हैं कि जब ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी आई यहां पर तब भक्ति हुई शुरू। कोई कह रहा है कि जब इस्लामों ने, इस्लामियत आई भारत में, मुस्लिम आए भारत में, आक्रमण किया, तब हम भागे अपने ईश्वर की तरफ, तो भारत में भक्ति काल का सोता चला, भारत में भक्ति के लहरें उठी। तो वही हम बता रहे हैं आपको। अब समझ में आ गया क्या बता रहे हैं, बताइए, अब समझ में आया क्या बता रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर प्रयास होता है, इसको दो तरीके से करा गया, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक, आदि चीजें मिल ही नहीं रही हैं। अब अनौपचारिक क्या था, अनौपचारिक है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसा प्रचार देखा गया जिसमें केवल कवियों के नाम है, कुछ रचनाएं हैं, जैसे कालिदास की रचना इसमें मिली हमें। कहा कि हमें समय नहीं पता चला, इसके आधार पर अनौपचारिक में समय नहीं पता चला। अनौपचारिक कैसा होता है, आ जाना भाई उधर, ये वन एंड फॉर्मल, आ जाना भाई शाम को सारा परिवार, ठीक है, कितने बजे आना है, किसे किसे आना है, क्या करने आना है, तो कुछ पता ही नहीं चला। फॉर्मल क्या होगा, कार्ड आया आपके घर में एक फॉर्मल, उस पर लिखा है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से आपके या मेरे जो भी फलाने जने की बर्थडे पार्टी है आज, और आप सभी को सपरिवार शाम 7 बजे रात्रि भोज के लिए उपस्थित होना है, और नीचे लिखा है वेन्यू फलाने होटल में। ये क्या था, फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या था, भाई सारा मोहल्ला आ जाना एकदम। तो ये था इनफॉर्मल, जिसमें पता ही है कुछ नहीं चल रहा, डेट क्या, समय क्या। और फॉर्मल क्या था, फॉर्मल था, फॉर्मल की शुरुआत सबसे पहले हुई है यहाँ पर तासी जी के द्वारा, ठीक है। तासी जी 1839 में आए, गासी द तारसी फ्रेंच विद्वान है। अब गासी द तारसी कौन है, फ्रेंच है, तो इसलिए इनमें थोड़ी सी भारत के प्रति अजीब सी भावना है। हालांकि जो अच्छी बात कही इन्होंने वो ये कही कि जो ये साहित्य है, कैसा, हिंदुस्तानी साहित्य, हिंदुस्तानी माने उर्दू और हिंदी, इसी को हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो कहा बहुत बढ़िया है, एकदम क्या है, गजब है।
बढ़िया, किसी से हीन नहीं, किसी से कम नहीं। ठीक, इनकी एक पुस्तक आती है, वो पुस्तक का नाम फ्रेंच में है, इसलिए आप पागल से हो गए थोड़े से। इस्तेमार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, कभी सुना है वो? उसमें हिंदुस्तानी, एंदो है, लित्रोए, ये सब फ्रेंच की शब्द। कह रहे कि एक लिटरेचर है भारत का, लिख दिया इन्होंने। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है इंडिया का लिटरेचर। इसमें मेरे इसमें संग्रह है पूरा, इस किताब में क्या है। हाँ, एग्जाम्पल पहुंचा। यू आर मोस्ट वेलकम टू एनी टाइम, राइट। आप आइए तो मिलिए हमसे। इससे पता चला कि इन्होंने एक बढ़िया तरीके से सजा के कि भैया भक्तमाल अब आए थे, भक्ति काव्य तब लिखा गया, आधुनिक ये था, जो भी ऐसा डे टू डाल के बढ़िया, इससे इतने समय में ये जब हम पढ़ते हैं हमें बड़ा आसान लगता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो जिसने लिखा होगा ना इसे, जिसने सेटिंग करी होगी, बड़ा मुश्किल है। तो इसने कहा एक व्यवस्थित, एक बढ़िया सिस्टेमेटिक वर्णन कर दिया इसका। अब तासी ने इस पुस्तक में, तासी ने इस पुस्तक में किसकी क्लास रुक गई भाई? क्लास रुक गई क्या किसी की? बताना एक बार। हिंदू और उर्दू कवियों के कालखंड लिखे बढ़िया बढ़िया, और इसने थोड़ा सा ये बायस्ड था। बायस्ड कैसे था? रितु मुझे अपना नंबर मेल कर देना आप, ठीक है? मेल होगा आपके पास, मेल कर देना, परेशान मत हो, कोई क्लास नहीं छूटेगी। मेल कर देना नंबर, ठीक है? मैं ईमेल आईडी दे दो भाई कोई रितु को। तो उर्दू और हिंदू कवियों के, उर्दू कवि, फारसी, अरबी, ये जो चीजें थी इनके प्रति थोड़ा बायस था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने ऐसा कह रखा था कि अंग्रेज इनको, मुस्लिमों को अपने से में करके रखो, ठीक है? अपने से में करके रखो। मुस्कान भारती इसमें आएगा कि ग्रियर्सन ने किस तरीके से साहित्य इतिहास लेखन में क्या मदद करी, क्या सीमाएं थी उनकी, तासी की क्या थी, रामचंद्र शुक्ल की क्या थी, क्या उन्होंने बताया, मैनेजमेंट करा, ठीक है? तो अब इन्होंने हिंदू और उर्दू काव्य की प्रशंसा करी और कहा कि भाई हिंदी साहित्य, मतलब जो ये साहित्य है हिंदुस्तानी, ये बढ़िया है। इसमें इन्होंने कई को कहा कि बहुत ही बढ़िया मौलिक रचनाएं भी रची हैं, तो दोनों ही तरीके की बातें करी। तासी की सीमाएं ये थी कि भाई उसने गलत भी ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि उसे नॉलेज का थोड़ा अभाव था। अब हम जाके फ्रेंच का इतिहास देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होंगी। इसकी मानसिकता मुस्लिमों के प्रति बढ़िया थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर ऐसा निष्पक्षता का अभाव देखा गया। आगे बात कर लेते हैं। एक सेंगर जी आते हैं, उन्होंने शिव सिंह सरोज एक किताब लिखी और उसमें 1000 कवियों के जीवन परिचय लिख डाले कि ये लो भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, पर उन्होंने डेट वेट उसमें डाली ही नहीं कुछ भी, ठीक है? यहाँ पर गड़बड़ हो गई उनकी। तो ये दोनों चीजें समझ में आई। अब आते हैं महाराज ग्रियर्सन, ठीक है? यहाँ पर क्या है, इतिहास बोध उनका काफी कमजोर था। जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, लिखा कि नहीं, अब समझ में आई चीजें? मुझे बताएं एक बार कि अब समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही है। लिखे जॉर्ज ग्रियर्सन। अब अगला प्रयास किसने कर दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कर दिया। क्या प्रयास करा इसने? इसका सबसे मैच्योर प्रयास माना जाता है। 1883 में तो शिव सेंगर आई थी, ठीक है? इसने जो है यहाँ पर एक प्रयास कर दिया 1883-88 में, ठीक है? ठीक है, यहां पर समझ आ गई चीजें, ठीक है? भूला नहीं भाई, पता नहीं था उसे। अब बता दो एक बार, अब समझ में आ गई चीजें या नहीं आ गई? 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अब तक का एक परिपक्व प्रयास किया, मैच्योर प्रयास करा। जॉर्ज ग्रियर्सन एक महान विद्वान थे, ठीक है?
आ रही हैं अब चीजें समझ में? बहुत बढ़िया भाई, खुश हो गए हम तो। ठीक है, लिखे। इनकी भाषा पर काफी अच्छी पकड़ थी, अतः इन्होंने अतः इन्होंने हिंदी भाषा को संस्कृत एवं प्राकृत से बिल्कुल भिन्न बताया, बिल्कुल भिन्न बताया। ग्रियर्सन के द्वारा ग्रियर्सन के द्वारा न केवल कवियों का परिचय तथा रचनाएं कालक्रम के अनुसार दी गई, अपितु इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहास के वर्गीकरण को करने का एक गंभीर प्रयास भी किया गया। अब सब क्लियर है? बहुत बढ़िया है भाई। यहां पर क्या है, विशाल समझ में आ रही है चीजें आपको? भाई कल विशाल ने मुझे एक मेल किया था, ठीक है। ग्रियर्सन बहुत मैच्योर आदमी है, मतलब समझ है चीजों की, काफी इन्होंने रिसर्च करे, अनुसंधान करे, भाषा पर बढ़िया पकड़ है इनकी। ये नहीं कि कह दे कि अच्छा ये पुरानी हिंदी थी, ये नई हिंदी है, चलो थोड़ा सा चेंज हो गया। इन्होंने कहा उर्दू अलग भाषा है, नो डाउट अच्छी है, हिंदी एक अलग भाषा है, बिल्कुल सेपरेट आत्मनिर्भर टाइप की, अपभ्रंश एक अलग भाषा है, संस्कृत एक अलग भाषा है, सभी भाषाएं अपने आप में बड़ी ही उत्कृष्ट है, नो डाउट। इन्होंने रचनाकारों की रचनाएं ली, कहा कि देखो ये भक्तिकाल की रचनाएं हैं, ये इनके रचनाकार हैं और ये इनका समय चला है, ठीक है, वो तो किया ही। प्लस इन्होंने अपने अकॉर्डिंग, ये जो अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर भक्तिकाल, क्लास चल रही है आप लोगों की? क्लास चल रही है आप लोगों की? बताना भाई। भक्ति काल, आधुनिक काल, इन सब कालों के कुछ नामों को भी यहां पर बताया कि नाम कौन कौन से होने चाहिए। समझ में आई बात? लिख लिया? ओके, लिखो।
लिखिए आगे। लिखिए आगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, अब इनकी कुछ लिमिटेशन भी है कि सीमाएं क्या होंगी इनकी। भाई सबसे पहली बात, इन्होंने भक्ति काल के उद्भव के कारण में, भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, संगीता को बता दो भाई, मदद करो उनकी, कितना पेज हो गया बता दो उनको, मदद करो। ठीक है, मुझे नहीं पता है ना कितना हो गया होगा। ठीक है, लिखे, इन्होंने भक्ति काल के उद्भव के कारण में ईसाईयत के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ भक्ति आंदोलन कैसे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यहां पर ईसाई धर्म चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट विद्यापति की रचनाएं जो श्रृंगारिकता से अभिभूत है, उन्हें ग्रियर्सन ने भक्तिमय रचनाओं की श्रेणी में रख दिया। यानी विद्यापति, आपने सुना होगा, विद्यापति जो है, विद्यापति को जाना जाता है श्रृंगार कवि के रूप में। श्रृंगार यानी रूप, सौंदर्य आदि आदि की प्रशंसा करते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं तो भक्ति के कवि थे, इन्होंने जैसे भाई जाना, उनकी रचनाओं को देखा, उसके आधार पर इन्होंने उन्हें भक्ति काल के कवि के रूप में इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, चले आगे। भक्ति काल के कवि के रूप में इंट्रोड्यूस करा दिया गियर्सन ने। ठीक है, चले आगे। लिखिए आगे। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया काल विभाजन, इन्होंने भी जो है अपनी पुस्तकों के माध्यम से कहा कि मैं भी जो है काल विभाजन करूंगा। सबसे पहले काल को इन्होंने कहा चारण काल। अब आप समझ रहे होंगे चारण काल क्या है, यानी कि सिद्ध, नाथ, चारण, ये चारण थे उस समय पर। चारण मैंने जैसे कल भी बताया था, राजस्थान में होते थे,
और जो लोक यानी कि लोक जनता के साहित्य कहते थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि सबसे पहले चारण ही हमें मिले हैं, तो सबसे पहला जो काल है जिसको बाद में आदिकाल कहा गया, वीरगाथा काल कहा गया, उसको इन्होंने कहा ये चारण काल है। ठीक है, उसको इन्होंने कहा गिरियसन ने कि ये चारण काल है। ठीक है, दूसरे को इन्होंने कहा कि क्योंकि उस समय पर जो इन्हें इतिहास मिला है वो मिला है मुगलों का, तो इन्होंने दूसरे काल का नाम रख दिया मुगल दरबार काल। मुगल दरबार काल क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मुगलों की यहाँ पर सत्ता हो चुकी थी, और उसके बाद में जो रचनाएं लिखी उर्दू, फारसी, हिंदुस्तानी जिसमें भी, उसे इन्होंने मुगल काल कहा। तीसरा, जिसमें हम 1700 समथिंग में जी रहे थे, तो तीसरे काल को इन्होंने कहा कि इसमें 18वीं शताब्दी के इतिहास की हमें परंपराओं का निर्वहन मिलता है, तो ये 18वीं शताब्दी हो गया तीसरा काल इनके अनुसार। और एक हो गया इनका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, मतलब हिंदू और अंग्रेज, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ये तो माना नहीं जाता है, पर फिर भी हमने ग्रियर्सन के द्वारा किए गए इतिहास विभाजन को देख लिया। क्या है? ग्रियर्सन के द्वारा किया गया इतिहास काल चारण काल है, चारण काल है, मुगल दरबार है, 18वीं शताब्दी है, और अंग्रेजी शासन काल में भारत, या फिर कंपनी के शासन में भारत है, हिंदुस्तान है। ठीक है, डन, ओके। लिख लिया। नेक्स्ट, एक अंतिम प्रयास यहां पर जो है, एक अंतिम प्रयास किया गया है ग्रियर्सन के बाद में मिश्र बंधु का। अब देखो सवाल कैसा आएगा वो मैं कल आपको बताऊंगी भी, और ऐसा आएगा कि शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन या कालखंड विभाजन से पूर्व किन किन के द्वारा इस प्रयास को किया गया, तो आप लिख दोगे उसमें, तासी है, सेंगर है, ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु है, लिख दोगे? लिखो मिश्र बंधु, 3 मिश्र बंधु हैं ये। इनके नाम क्या है जानना बहुत जरूरी तो नहीं है, बता देंगे तुम्हें। मिश्र बंधु लिखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व ये इतिहास लेखन में अंतिम प्रयास मिश्र बंधुओं के द्वारा, मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। मिश्र बंधु 3 है। ठीक है, ऐसे नाम लिखना चाहो तो लिख लो, सुखदेव बिहारी अरे
लिखें कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा भाई साहब, बहुत लंबा ग्रंथ था, और इन्होंने अब तक के इतिहास लेखन में जो भी इश्यूज हुए, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, ज्यादातर तिथियों को लेकर थी। और जैसे ही मान ले मैं आपको ये कहूं, मान ले आप मेरे साथ जा रहे हैं, आप मेरे साथ चले, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपने बताया मेरा नाम विक्रम है। अब विक्रम ने भाई मुझे अपना नाम विक्रम ही बता रखा है, मैं विक्रम के साथ चली बाजार में, तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कहा राजा। तो विक्रम पीछे मुड़ा, मैंने ये क्या था, आई थॉट ओके घर का नाम होगा, मैंने पूछा नहीं उससे। अब एक दिन विक्रम और मेरे साथ चले जा रहा था, तो पीछे से किसी ने, आगे से कोई दौड़ के आया, उसने विक्रम को कहा विशाल, तीसरा नाम क्या है, श्याम बिहारी। तो उसने कहा कि विशाल। भाई मैं फिर गोल, फिर भाई समझ ही नहीं आ रहा है। एक दिन और, चौथे ने कहा श्याम। बाप रे, तो मैं क्या करूंगी, मैं विक्रम की ऑथेंटिसिटी पे डाउट नहीं करूंगी। बहुत अप्रमाणिक टाइप का आदमी है यार, ठीक है। वैसे ही यहां पे हुआ, मिश्र बंधुओं ने दिमाग लगाया, यार क्यों नहीं मान रहे हैं लोग, किसका मानेंगे फिर। इन्होंने कहा दिक्कत आ रही है डेट्स में, आधे से ज्यादा विदेशी थे, उन्हें तो कोई हिसाब है ही नहीं इधर का। अपन तो तीनों बंधु हैं, अपन ने तो सारा इतिहास देख रखा है, पढ़ रखा है, बढ़िया से देख रखी है चीजें। ठीक है, तो इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने दे डाला, और उसमें 5000 कवियों के वर्णन में इन्होंने जो है इतना दिमाग लगाया, एक भी गलत नहीं था। एक भी गलत नहीं था। क्या क्रिएट करता है, संदेह, संदेह क्रिएट करेगा ना ये। देख लो जरा, मतलब यही दिन देखने बचा था विशाल। मैं कॉमेडियन लगती हूँ तुम लोगों को, हैं? एम आई कॉमेडियन? क्या, मैं तो इतनी सीरियस बातें कर रही थी आपसे, आप मुझे कॉमेडी में भिजवा रहे हो? स्टैंड अप कॉमेडी करूँ अब मैं जाके? चलो, ठीक है, चलो लिखो इसमें, इन्होंने अपना दिमाग लगाया। यार तुम लोग तो मुझसे लड़ते रहते हो, इसलिए मैं आपके सामने कोई कॉमेडी कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं लड़ने के क्या पॉइंट्स थे मैं उसको जस्टिफाई करते रहती हूँ फिर, कि क्यों ना लड़ा जाए मेरे साथ, मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या है। ठीक है, अरे मजाक का पॉइंट है, अदरवाइज मैं अपने पर्सनल जीवन में बहुत ज्यादा मजाक करती हूँ, आप लोगों के साथ कर नहीं पाती हूँ, क्या करूँ, लिमिटेशन, ये मेरी सीमाएं हैं। लिखो इसमें कि मिश्र बंधुओं ने एक दीर्घ ग्रंथ की रचना करी, ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 5000, ठीक है, जिसमें लगभग 5000
कवियों को भर दिया भाई। मतलब तीनों भाइयों ने मिलकर इतने फैक्ट जमा करे, इतने इकट्ठे कर लिए सारी चीजें। 5000 कवियों की रचना काल खंड को प्रामाणिकता के साथ इकट्ठा किया। फुल प्रमाणिक, एकदम प्रमाणिक भाई। ठीक है, लिख लो। इस ग्रंथ में काल विभाजन को परिपक्व ढंग से तथा काल विभाजन को परिपक्व ढंग से करने का प्रयास किया गया। अच्छा, इनकी नहीं मानी है ना, इनकी नहीं मानी। पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा 5 काल थे, 4 तो पढ़ नहीं पा रहे हमारे वाले हैं, 5 और एक लपेट दो तुम। करने का प्रयास किया जिसके अनुसार 5 कालों को पांच कालखंडों में बांटा गया। लिखें, पहला अलग दिमाग लगाना है, आरंभिक काल। नहीं भाई, आरंभिक काल। दूसरा माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल। इनकी भी नहीं मानी किसी ने, बेचारों की। ठीक है, अलंकृत काल। आरंभिक तो मतलब ठीक ही है, आदिकाल आरंभिक एक ही तो बात हुई है ना, आरंभिक आदिकाल एक ही तो बात हुई। तो लिख लो आरंभिक काल, दूसरे को कहा माध्यमिक काल है भाई, तीसरे को कहा अलंकृत है। ठीक है, आगे लिखें। लिख लिया। नेक्स्ट, चौथा, एक को कहा परिवर्तन काल है, और जो हम आज आधुनिक काल के रूप में जानते हैं उन्हें इन्होंने वर्तमान काल कहा। क्या बुरा कह दिया बेचारों ने। ठीक है, हो गया। तो मिश्र बंधुओं ने भी अपना अपना दिमाग लगा दिया। बहुत तगड़ा ग्रंथ लिखा, एकदम कतई मार ढूंढम ढूंढ मच पड़ी, पूरे भारत के साहित्य को, इतिहास को लपेट के रख दिया। खूब कवि जितने हुए थे, भक्तमाल, कालिदास, कबीर, सूर, तुलसी, नए नए सबको ले आए लपेट के, और उनकी रचना, उनकी प्रामाणिकता, ये सन वो सन, ये डेट वो डेट, सब लिख दी। और कहा कि 5 खंड है। कहा कि सबसे पहला खंड जो है वो आरंभिक काल है, दूसरा खंड है माध्यमिक जो बीच में आया, और तीसरा अलंकृत जहां पर जिसे रीतिकाल कहा गया है। खूब रचनाएं हो रही हैं जिनमें राजा रानियों की प्रशंसाएं की जा रही, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, खुश हो रहे राजा, अपनी प्रशंसा कोई करे कितना अच्छा लगता है। धन्या। और बताओ ना, और क्या कह रहा था भोला? अरे कह रहा था कि ऐसी घरनी नहीं देखी, इतनी सज्जन, इतनी संस्कारी, और मजा सा आ जाता है। मतलब कोई अपनी प्रशंसा कर दे, जैसे आप लोग को भी आता होगा, मुझे भी आता है, ऐसे कोई कह दे
कि जैसे मेरे को 12-14 साल हो गए हैं, मतलब बाहर ही पढ़ी हूँ मैं पूरी लाइफ, और पढ़ाई मैंने बाहर ही करी है। और जैसे मैं घर जाती हूँ तो घर जाके जैसे मैं मतलब जीन्स के ऊपर कुर्ता उर्ता पहनती हूँ ज्यादातर, है ना। तो जैसे कोई आ गए तो दुपट्टा वगैरह ले लिया, तो भाई साहब भावुक हो जाते हैं एकदम लोग, है ना। और ऐसे बोलते हैं, मतलब संस्कृति को भी कैसे साथ लेकर चल रही है लड़की। सब काम आता है बेटा, हाँ हाँ, सब काम आता है अंकल। अरे वाह। जैसे अब कहाँ चूल्हे वूल्हे पे खाना बनाया जाता है, बट मुझसे बनवा लो, मैं बना दूंगी। ठीक है, जैसे आना कभी, मतलब खाने की हर एक आइटम्स मुझे आते हैं। मुझे मतलब पढ़ाई के बाद अगर कोई दूसरा शौक है, दैट इज कुकिंग। ठीक है। किसी भी उसकी मोटे ग्रेन की आप रोटी बनवा लो, गेहूं की तो आती ही आती है, मक्की की, बाजरे की, बटे वो, वैसा मजा आता है। अंकल आंटियां अगर प्रशंसा करें, अरे बच्चे हो तो ऐसे मतलब एकदम संस्कारी टाइप, एकदम बढ़िया वर्किंग, अरे गजब, इतना मजा आता है ऐसे बैठ जाते हैं। जैसे सुना ही नहीं है, दोबारा फिर बताऊंगा। तो आपको भी आता होगा, सबको आता है नहीं, तो बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने, रीति काल में यही होता था, है ना। तो रीति काल में कहाँ आना है, यहीं आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ। ठीक है। तो सेम एज यू, बिल्कुल मुस्कान, दैट इज अ रियलिटी, आप इसे एक्सेप्ट करो। आधे लोग कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। भाई हमें तो पड़ता है, सबको पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अलंकृत काल में वही है, ये जो रीति काल में था, बहुत बड़ाई करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका परिवर्तन काल, जहां पर चेंजेस होने लगे। चेंजेस यानी कि जिसको आप कह सकते हैं आधुनिक से थोड़ा पहले, जहां पर मानव मूल्यों को जगह मिलने लगी। और मानव मूल्यों में यानी कि दीज आर द काइंड ऑफ चेंजेस। अब राजा रानी एंड ऑल उनको हटाओ, यहाँ पर अब हमें चाहिए समानता, है ना। यहाँ पर अब हमें चाहिए स्वतंत्रता, है ना। यहाँ पर अब हमें ये सारी चीजें, तो यानी कि परिवर्तन मांग रहा है। और वर्तमान जो आज है, ठीक है, जो आज है, ठीक है जी, ये चीजें हैं। तो कल हम इसमें हम इसमें हमें पढ़ना क्या है, ये सबसे शुरू में आज बताना मुझे थोड़ा सा क्लास, हाँ विशाल देंगे रिव्यू आज मुझे मेल करके। ठीक है। कल शाम में रखेंगे हम क्लास, एक बार देख लेना जरूर। ठीक है, कल देख लेना जरूर कि क्लास का इवेंट बना है क्या। अगर हम शाम में रखेंगे तो दोपहर तक इवेंट बन जाएगा। ठीक है। अ, ठीक है, दोपहर तक, शाम में रखेंगे, क्योंकि 7 बजे अगर मेरा एक इवेंट हुआ, सो आई विल डेफिनेटली कम इन द ऑफिस। राइट, तो देख लेना एक बार, हमें यहाँ पर पढ़ना है, अगर हम कल पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम सूरज चतुर्वेदी, इन तीनों ने क्या कहा हिंदी साहित्य को लेकर के। ठीक है। क्लास बताना भाई कैसी लगी, है ना। और कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, खाने से बाहर जाकर अभी कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, खाने को थोड़ा साइड में रखें, बाद में खाएंगे। ओके, चलो पूछो भाई, सवाल पूछो। चलिए ठीक है, फिर बताना आप लोग, कोई इशू हो तो बताना।